और इसके लिए हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर मुक्तदर खान। प्रोफेसर मुक्तदर खान, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी सर, थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरा सलाम, नमस्ते। आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान को छोड़ देने की वजह क्या हो सकती है? इस सूची से उसका नाम उसमें शामिल, हालांकि पिछली बार जब बैन लगाया था तब भी उसमें भी पाकिस्तान का नाम नहीं था। क्या वजह है पाकिस्तान पर इतना शोर भारत मचा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही? आ, इस बार जो बैन हुआ मुकेश जी, वो इट इज़ नॉट अंडर द रूब्रिक ऑफ मुस्लिम बैन। ये एक्चुअली मैं उनका पूरा प्रोक्लेमेशन उन्होंने एक अनाउंस किया व्हाइट हाउस पे, एक लंबा तफसीलन। एक्चुअली मैं पूरा वो पढ़ रहा था सुबह में। दिस इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पॉलिसी इन्होंने अपनाई है। हालांकि ये ट्रैवल बैन इन्होंने जनवरी 20 को ही कर दिया था। जिस दिन वो प्रेसिडेंट बने उसी दिन ट्रैवल बैन इशू हो गया था। तो पहले टर्म में एज ए मुस्लिम बैन वो बहुत पॉपुलर हो गया था उनके लिए। और उसके अलावा जो है सो इट वाज कॉजिंग, मतलब बार बार सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट करते गया। थर्ड वर्जन पास हुआ था। तो थर्ड वर्जन वो मुस्लिम बैन नहीं था। सो मतलब दे हैड टू टेक आउट द मुस्लिम बैन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, टू डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन रिलीजन या एथनिसिटी। तो इस बार मैं अब तफसीलन आपके सवाल का जवाब पहले दूंगा पाकिस्तान को लेकर, फिर आई विल एक्सप्लेन के क्राइटेरिया क्या है। बेसिकली उन्होंने कल 18 किस्म के बैन्स अनाउंस किए 17 मुल्कों के खिलाफ, और हार्वर्ड के खिलाफ एक एडिशनल बैन लगा दिया उन्होंने 6 महीने के लिए। तो पाकिस्तान का ऐसा है कि पाकिस्तान हैज़ नेवर फिगर्ड इन दिस डिस्कशन, क्योंकि पाकिस्तान का यहाँ पर एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है और बहुत मिलिट्री टू मिलिट्री बहुत अच्छे रिलेशंस है पाकिस्तान के। आई स्टिल थिंक कि पाकिस्तान के अमेरिका से बेहतर, इंडिया से बेहतर है मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस। काफ़ी मतलब उनके साथ, क्योंकि हथियार भी सिमिलर है, ट्रेनिंग भी साथ करते हैं। तो यहाँ पर समर में मैं हर साल अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के लिए एक प्रोग्राम चलाता हूँ, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ। तो उस प्रोग्राम में इंडिया से भी अभी लोग आ रहे हैं। इस बार पाकिस्तान से कोई भी नहीं आया। बांग्लादेश से एक है, इंडिया से एक है, श्रीलंका से है। तो मैं इनको आर्मी वॉर कॉलेज ले जाता हूँ यहाँ से एक 100 मील दूर। तो वहाँ पे जो मास्टर्स डिग्री करके निकलते हैं, मैंने देखा कि बहुत पाकिस्तानी जनरल्स वहाँ से, मेजर्स कर्नल्स वगैरह वहाँ से दे पास आउट। तो देर इज अ लॉट ऑफ मिलिट्री टू मिलिट्री, और डायस्पोरा काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। आपने देखा होगा कि अगर बिलावल भुट्टो का अगर ट्विटर अकाउंट पे फॉलो कर रहे हैं, तो वाशिंगटन डीसी में उनको काफ़ी सुनवाई हुई। मतलब ही गॉट टू मीट वैन हॉलन, जो मेरीलैंड के सेनेटर है, जो बहुत ही मतलब ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट एथिकल सेनेटर्स। ये वो सेनेटर है जो साल्वाडोर जाके वो जिनको डिपोर्ट किया था उनसे मुलाकात की। इसराइल की काफ़ी क्रिटिसिज्म करते हैं ये सेनेट में। तो सो पाकिस्तान डज नॉट फिगर इन दैट। मतलब इंडिया पाकिस्तान को रोक स्टेट की तरह मत करने की कोशिश कर रहा है। बट द क्राइटेरिया इज नॉट जस्ट टेररिज्म। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपके सुनने वालों को कि क्राइटेरिया क्या है इस बार। सो पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू फिगर ऑन दैट रोक स्टेट। हाँ, FATF पे पाकिस्तान को शायद वापस ला सकता है इफ इंडिया इज एबल टू प्रोवाइड सम क्रेडिबल एविडेंस। लेकिन इस बार द चीज़ ये हो गई है कि अब कंपीटिंग डॉसियर्स हो गए मुकेश जी। क्योंकि अब देखिए शशि थरूर आ रहे हैं यहाँ पर, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान का रोल इन पहलगाम। एविडेंस इंडिया के पास बहुत कम है। मतलब जो एविडेंस ये है कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉल्स वगैरह जो ट्रेस किए हैं अक्रॉस द बॉर्डर, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। पकड़े भी नहीं गए वो अभी तक, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि अभी तक मुल्क में तो हाहाकार मच जाना चाहिए था सिक्योरिटी को लेकर, कि भाई 1 महीने से ज़्यादा हो गया और ये पकड़े ही नहीं गए। अ, लेकिन पाकिस्तान भी अब डॉसियर लेके फिर रहा है कि इंडिया इज इन्वॉल्व इन बलूचिस्तान, इंडिया इज इन्वॉल्व इन PKP। तो इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर सैंक्शंस पाकिस्तान के खिलाफ अगर इंडिया पुश कर रहा है।
क्योंकि इमीडिएटली काउंटर नैरेटिव भी आ जाएगा। तो वही मुल्क जो पाकिस्तान को कंसीडर करेंगे, नाउ दे विल हैव टू लुक एट इंडिया आल्सो, सो इट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। जो ट्रैवल बैन डॉलर जी। ये बताएं, क्या लॉबिंग के स्तर पर भारत पिछड़ रहा है, या पाकिस्तान ट्रम्प प्रशासन के अंदर ज्यादा घुसपैठ कर गया है और भारत अब वहां पर उसको एंट्री नहीं मिल रही है? देखिए, लॉबिंग दोनों कर रहे हैं। इंडिया खुद, मैं देखा कि अभी जो बंदे को इंडिया ने हायर किया है, $1.8 मिलियन उसको देते हैं टू टू लॉबी। और पाकिस्तान पाकिस्तान यूजुअली हिस्टोरिकली ज़्यादा पैसे खर्च करता था इंडिया से ऑन लॉबिंग। तो लॉबिंग तो दोनों मुल्क भी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के फेवर में तो आप कह सकते हैं कि एक मर्सिनरी लॉबीज थे और एक वॉलंटियर। देखिए, वॉलंटियर्स तो बहुत है ना, इंडियन अमेरिकन इतने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, पैसे भी है। और आपने वो लटनिक का जो बयान इंडिया में फेमस हो गया था, वो इंडिया अमेरिका फोरम हो रहा था बाकायदा, बड़े बड़े सीईओज आए हुए थे। बिरला के जो हेड है सीईओ, वो भी आए हुए थे इंडिया से। तो इस तरह की इनफॉर्मल लॉबिंग तो बहुत होती है अमेरिका में। इंडिया की गुडविल बहुत अच्छी है, पाकिस्तान की उतनी नहीं है। मतलब अगर आप किसी भी सेनेटर से पूछ लें पिछले 1 महीने में, हैव यू मेट एनीबडी इंडियन अमेरिकन या इंडियन, वो कोई ना कोई मिला हुआ होता है। तो इंडिया हैज़ वेरी गुड विल, एक्सेप्ट कि पाकिस्तान से लेकर जो अमेरिका के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, वो नेगेट नहीं कर सक रहा। और पाकिस्तान का कोई मेजर लीडर अभी तक जिसके ऊपर ट्रैवल बैन नहीं लगा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर तो वीज़ा कैंसिल हो चुका था एक बार, याद है आपको? कई सालों तक वो अमेरिका नहीं आ सकते जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने। बाद लोगों का ख्याल है कि शायद अगर वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो शायद वो ट्रैवल बैन वापस आ जाएगा मोदी के ऊपर, इफ़ ही इज़ नॉट प्राइम मिनिस्टर। और जो करंट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अगर उसको ब्लॉक करने की कोशिश ना करें। ये जो करंट बैन आया है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इन्होंने 17 मुल्कों को टारगेट किया, 12 मुल्कों को पूरी तरह से बैन कर दिया, 7 मुल्कों को पार्ट टाइम बैन किया है। और और बहुत ही मतलब शरीफाना तरीके से वो स्टेटमेंट आया है। उनका कहना है कि हम इन मुल्कों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का इस बार आर्ग्यूमेंट ये है कि जो स्टेट कैपेसिटी जो कहते हैं ना, स्टेट की जो ब्यूरोक्रेसी है और जो स्टेट की इन्वेस्टिगेशन है, वो अच्छी नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप मिसाल के तौर पे अगर फलाना फलाना अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक नहीं होती वहाँ उन मुल्कों में। तो उन मुल्कों से जब अमेरिका कुछ सवाल पूछता है तो दे आर नॉट एबल टू आंसर। जैसा कि पुलिस रिपोर्ट्स बराबर नहीं होती हैं, रिकॉर्ड्स नहीं होते। अमेरिका के पास शायद उस शख्स का नाम होगा टेररिज्म बैन में, ट्रैवल में। आपको पता है कि मैं एक बार सऊदी अरब गया था, तो वापस आ रहा था तो मुझे रोक दिया। मैं बोला मुझे क्यों रोक रहे हो? तो वो कह रहे हैं मोहम्मद खान नाम का बंदा वाज ऑन द नो ट्रैवल लिस्ट। और मेरा पूरा नाम मोहम्मद अब्दुल मुख्तदर खान है। मैं बोला मोहम्मद खान इज लाइक सेइंग जॉन स्मिथ। भाई सारे के सारे बहुत होते हैं दुनिया में, देयर आर मोर खान्स, और फिर मोहम्मद तो सबके साथ लगा हुआ होता है नाम पर। तो आई हैड टू गेट द टिकट री इश्यूड विथ मुख्तदर खान, वरना मैं प्लेन में ही नहीं बैठ सकता था। 1 घंटा लगा एक्स्ट्रा, वो प्लेन मेरे लिए रुके रहा जब तक वो टिकट दोबारा री इशू किए। दिस इज लाइक 2003, इमीडिएटली 9/11 के बाद। तो अब चक्कर था कि बिकॉज आई वॉज एन अमेरिकन, वो इमीडिएटली चेक कर सके मेरी डेट ऑफ बर्थ, सोशल सिक्योरिटी से उनको पता चल गया कि दिस मैन इज नॉट ऑन द लिस्ट। लेकिन अगर कोई सोमाली बंदा अप्लाई करता है मोहम्मद खान नाम का, तो उसकी कोई, अगर सोमाली की गवर्नमेंट अगर कुछ डेटा नहीं प्रोवाइड कर सकती, देन दे डोंट नो व्हाट टू डू। तो ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं इन मुल्कों के साथ मिलके आई वांट टू वर्क विद देम टू इम्प्रूव देयर क्राइटेरिया। तो ये एक नई चीज उन्होंने डाली है, और नए कंट्रीज भी ऐड की है, अफगानिस्तान को ऐड कर दिया है। और जो इसका सिंबॉलिक है मुकेश जी, ये देखिए, अमेरिका को मिलियंस ऑफ लोग रोज आते हैं, तकरीबन 10-15 लाख लोग रोज अमेरिका आते हैं। और ये सारे जो मुल्क हैं, इनमें टोटल वीजा 126,000 पिछले साल में दिया गया था, सिर्फ टोटल, जिसमें से तकरीबन 40,000 अफगानिस्तान को दिया गया था। तो ये विजिट वीजास, स्टूडेंट वीजास, इमिग्रेंट वीजास वगैरह सारे के सारे हैं, और वो रोकने की चक्कर में हैं।
दूसरी चीज ये है कि ये बैन अगर आपके पास ऑलरेडी वीजा है तो नहीं रोकेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे प्रोग्राम में क्यूबा से कोई आ रही है तो उसको वीजा मिल गया इसी हफ्ते एंड इज कमिंग थ्रू, तो इवन देन देर आर स्पेशल सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर आपको वीजा मिल सकता है। अगर आप समझिए कि अफगानिस्तान से आप 7 फीट 3 इंच के बास्केटबॉल प्लेयर है, आपको वीजा मिल जाएगा अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं खेलने के लिए। सो बट उसमें एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ओवरस्टे लोग कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक एंकर बेबी नाम का कॉन्सेप्ट है। लोग आते हैं जब उनकी बेगम की प्रेगनेंसी नजर नहीं आती। जब वो वीजा के लिए जाते हैं, दे आर स्टिल, दे मे बी प्रेग्नेंट, मतलब दे हैव टू बी प्रेग्नेंट, है तो इतना पैसे नहीं खर्च करेंगे वो। तो वो प्रेग्नेंट हो गए लेकिन दिख नहीं रहा, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो जाते हैं, वीजा लेते हैं, फिर यहाँ के 6-7 महीने रुक जाते हैं, वीजा एक्सपायर भी हो गया। तो फिर बच्चा पैदा करके बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट निकाल के रजिस्ट्रेशन करा के फिर वो वापस चले जाते हैं, बच्चा सिटीजन बन जाता है। तो ऐसे कई लोग वीजा के लिए आते हैं, ओवर स्टे करते हैं। फिर यहाँ पे पिछले हफ्ते बोल्डर कोलोराडो में एक बहुत बुरा हादसा हुआ जिसमें एक मोहम्मद सुलेमान नाम का इजिप्शियन बंदे ने ये प्रो इजरायली, एक प्रो इजरायली भी नहीं कह सकते, वह प्रो हॉस्टेजेस प्रोटेस्ट चल रहा था, वो लोग बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल ग्रुप था वो, उनके ऊपर उसने मोलोटोव कॉकटेल्स फेंक दिए। तो ये शख्स मोहम्मद सुलेमान, पहले तो इतना बेवकूफ आदमी, एक उसकी एक बीवी और 5 बच्चे भी हैं यहाँ पर अमेरिका में, और वो सारे के सारे डिपोर्ट होने वाले हैं और वो जेल जाएगा, फैमिली वापस इजिप्ट को भेजी जाएगी, फिर वहां पे इजिप्शियन पुलिस उनको तंग करेगी। तो ये शख्स पहले आया विजिट वीजा पर, फिर विजिट वीजा ओवर स्टे किया, फिर उसने असाइलम के लिए अप्लाई करा, फिर उसके बाद उसने जो है सो उसके लिए भी अप्लाई कर दिया, वर्क परमिट उसको 2 साल का मिल गया, वो भी एक्सपायर हो गया था। सो उसका केस देख के ये और बात है कि इजिप्ट को भी नहीं डाला गया लिस्ट पर, बट ऐसे बहुत केसेस है, क्यूबा से, वेनेजुएला से ड्रग एडिक्ट्स वगैरह आ रहे हैं। सो ही इज ट्राइंग टू स्टॉप दैट। और पब्लिक तो खुश हो रही है आजकल, मतलब इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट बढ़ गई जी। ये बताइए, इसमें में जो फैक्ट शीट है उसमें कह रहे हैं कि ईरान और क्यूबा जो है स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म है। के लिस्ट पर है वो। और और सोमालिया जो है वो सेफ हेवन है जी टेररिस्ट का। जी। अब ये तीनों क्वालिटी पाकिस्तान में भी दिखती हैं। वो भी स्टेट शामिल है टेररिज्म को स्पॉन्सर करने में, और सेफ हेवन भी माना जाता है। अगर भारत के नजरिए से देखें तो, देखिए भारत, अमेरिका का नजरिया इसको, पहलगाम की घटना को अलग भी कर दें तो अमेरिका का नजरिया एकदम से उलट जाता है, क्यों? देखिए अमेरिका ने पाकिस्तान को कभी भी स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म की लिस्ट पे कभी नहीं डाला। ठीक है, जो ईरान का है इट इज़ बिकॉज ऑफ हिजबुल्ला और इसराइल के लिए है। ये अगर पाकिस्तान के टेररिस्ट अगर इसराइल को टारगेट करते तो दे वुड हैव बीन ऑन द लिस्ट। और ये लिस्ट सब 9/11 के बाद ये जो नई चीज़ें आई हैं, स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म और सेफ हेवन्स वगैरह, तो जो सेफ हेवन का कॉन्सेप्ट है वो अफगानिस्तान के लिए बनाया गया था क्योंकि अलकायदा वहाँ पे बेस था। बट देर वॉज नो स्टेट, वो स्पॉन्सर नहीं कर रहा था मतलब देवर जस्ट कंट्रोल ही नहीं कर सकते थे। अभी भी मुश्किल कर रहा है अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान ड्यूरिंग द पोस्ट 9/11 वाज आल्सो ए वेरी बिग पार्टनर ऑफ काउंटर टेररिज्म में। जितना पाकिस्तान ने मदद की, लंग खुद अपने सिटीजन्स, इमरान खान की तकरीरों में सुने आप, हमने 2800 उनके फौजी मारे गए इन द वॉर अगेंस्ट अलकायदा। तो जितना पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर टेररिज्म के खिलाफ जंगें लड़ी हैं वो इंडिया ने कभी नहीं किया है या कोई दूसरे मुल्क ने नहीं किया है। प्लस ये इंडिया के खिलाफ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है, मैंने 2 दिन पहले एम्बेसडर तलमीज़ अहमद साहब को इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि ये मिडल ईस्ट वालों का क्या राय है, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जो पाकिस्तान के साथ थे। तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई। उन्होंने बताया कि 2008 तक द मिडल ईस्ट और जो फॉरेन कंट्रीज थे जिनके साथ वो प्राइवेटली फॉर्मल और इनफॉर्मल डिस्कशंस करते थे, वो लोग इंडिया के खिलाफ जो भी टेररिज्म होता वो कश्मीर के लेंस के थ्रू देखते थे वो। और वो समझते थे कि कश्मीर इज ए प्रॉब्लम, कि इंडिया जबरदस्ती कश्मीर पे, क्योंकि अभी भी इंडिया के 3.5 लाख से ज्यादा फौज है,
तो इट इज़ लाइक एन ऑक्यूपेशन है ना, मिलिट्री ऑक्यूपेशन है, कभी कभी इतनी सख्तियां पेश की जाती है। तो द फॉरेन कंट्रीज ऑलवेज सॉ इट एज ए इंसर्जेंसी, नॉट एज टेररिज्म। लेकिन जब मुंबई का अटैक हुआ और वो सारा का सारा टीवी पे देखा, तो जब उनका नजरिया बदल गया कि अरे पाकिस्तान इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, इज प्रमोटिंग टेररिज्म, एंड दिस इज नॉट अबाउट कश्मीर, दिस इज एंटी इंडिया टेररिज्म। तो वहां से पाकिस्तान के खिलाफ मिडल ईस्टर्न एटीट्यूड चेंज हुआ, और वहां पे भी यूएस का भी एटीट्यूड काफी चेंज हो गया। देखिए, लोग कहते हैं कि मुंबई के बाद से उतना बड़ा आउटसाइड कश्मीर पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। आपने देखा होगा, मतलब पहले पार्लियामेंट पे हुआ था, दूसरे जगहों पे। एंड बाज इनसाइडर्स ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कहते हैं, मतलब वो शो पे आके कहना नहीं चाहते हैं, अमेरिकन जो गवर्नमेंट में थे बुश के वगैरह, वो कहते हैं कि ये अमेरिका के दबाव के वजह से पाकिस्तान हैज रेस्ट्रिक्टेड इट टू कश्मीर, इसलिए आपको मुंबई में अब और नए अटैक्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं। सो एंड जब तक कि कश्मीर का मसला नहीं हल होता, और जिस तरह की इंडिया की पॉलिसीज है, इंडिया अपने आप को कुछ भी समझ लें, द वर्ल्ड डजंट सी इट लाइक दैट। अगर आप मीडिया कवरेज देखें 2019 का, जिस तरह लॉकडाउन हुआ, लोगों को बंद कर दिया, अभी भी इट इज़ नॉट, डज नॉट हैव ए स्टेट स्टेटस, निकाल दिया, तो द वर्ल्ड सीज इट एज प्रॉब्लमैटिक एंड डिस्प्यूटेड इश्यू। और जो जो कश्मीरियों से जब आप बात करते हैं, जो कश्मीरी यहाँ हैं, तो वो तो दे कंटिन्यू टू टॉक एज इफ इट इज़ अंडर ऑक्यूपेशन बाय इंडिया। तो मुझे लगता है कि इंडिया की सुनवाई उस पे उतना ज़्यादा नहीं होगी जितना इंडिया चाहता है ऑन दिस इश्यू। और प्लस माने ना माने, इंडिया की, मुझे लगता है पिछले 6-7 महीने में ना इंडिया का स्टॉक डाउन हो गया है, मतलब फॉरेन पॉलिसी में, वर्ल्ड पॉलिसी में। ना सिर्फ इंडिया, नरेंद्र मोदी को इनॉग्रेशन के लिए भी दावत नहीं आई, अब G7 के लिए भी दावत नहीं आई। मतलब कैन यू इमेजिन दैट, चौथी बड़ी इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इज नॉट एट ए मीटिंग वेयर बिग इकोनॉमीज विच आर डेमोक्रेटिक आर मीटिंग ना। चाइना रशिया इसलिए नहीं है कि वो डेमोक्रेसीज नहीं है, हालांकि रशिया को अलाउ किया गया था G8 में। तो मैं तो 2-3 साल से कह रहा हूं कि इट हैज टू बी G8 विथ इंडिया देयर इफ दे से इट इज ए डेमोक्रेटिक इकोनॉमीज। लेकिन क्योंकि वो वेस्टर्न भी हो गया है, एक वो बिल्कुल वेस्टर्न मुल्कों का अड्डा हो गया है, जापान, G7 में सारे के सारे मुल्क हैव ए मिलिट्री अलायंस विद द यूएस, नेटो है, और जापान के साथ भी मिलिट्री ट्रीटी है। तो इंडिया इज एन ऑड मैन आउट। अगर इंडिया अमेरिका के साथ मिलिट्री ट्रीटी साइन कर ले, तो शायद ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं ना, वो हो सकते हैं। इंडिया अमेरिका से हथियार खरीदे, इंडिया अमेरिका के जैसा फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया, ये मिलिट्री एलाइज है अमेरिका के, तो देन यू माइट गेट। बट पाकिस्तान की किस्मत अच्छे हैं, पहले टेररिज्म के वजह से उसकी मतलब जोग्राफी की वजह से उसकी अहमियत बढ़ गई थी कोल्ड वॉर में, फिर टेररिज्म अफगानिस्तान के वजह से, फिर अहमियत अब रेयर अर्थ मटेरियल्स के वजह से और क्रिप्टो करेंसी की वजह से उनको लाइफलाइन मिल गई है। बट यू मस्ट नॉट अंडरमाइन, उनकी काफ़ी लॉयल और काफ़ी बड़ी डायस्पोरा है, इंडिया की उतनी नहीं है, लेकिन काफ़ी रीजनेबली रिच इन्फ्लुएंस, मतलब 5-10-15 हज़ार डॉक्टर्स होंगे जो पैसे खर्च करते हैं पाकिस्तान के लिए, यहाँ पर सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को पैसे देते हैं। सो दे हैव ए रीजनेबली पावरफुल लॉबी। जी। लेकिन क्या ये भी खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ ने जो कूटनीतिक चाल चली है, उसमें यह है कि बजाय ट्रंप सरकार में इन्वेस्टमेंट करने के, उसने उनकी फैमिली पर ज्यादा गौर किया है। उसकी फैमिली को खुश रखो, उसके फैमिली बिजनेस को खुश रखो, उसके पार्टनर्स को खुश रखो। ये स्ट्रेटजी जो है बहुत काम कर रही है। मतलब दिस इज द सेम थिंग जो सऊदी अरेबिया और कतर वगैरह कर रहे थे पहले टर्म में। आपको याद है वो एक फोटो मशहूर हुई थी जो ट्रम्प और वो किंग ऑफ सऊदी अरेबिया ने ग्लोब के ऊपर हाथ रखकर, उस ट्रिप में सऊदी अरेबिया ने ट्रम्प की जो फैमिली फाउंडेशन है उसमें $100 मिलियन का डोनेशन दिया था उन्होंने। तो वहां पे बहुत चर्चा हुई थी। अब देखिए कतर ने $400 मिलियन का हवाई जहाज, इनफैक्ट तफसीलें निकल रही हैं कि वो पुराना प्लान है, 13 साल पुराना जहाज है, और वो दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ इट, उन्होंने इनको दे दिया। यहाँ पे दे विल हैव टू स्पेंड मोर टू मेक इट रेडी फॉर द प्रेसिडेंट। तो
देर इज नो डाउट अबाउट इट। जो क्रिप्टो करेंसी की जो काउंसिल पाकिस्तान में एस्टैब्लिश, पाकिस्तान में अभी नहीं है क्रिप्टो करेंसी, तो ट्रम्प इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ही इज थिंकिंग के चलो 10-15 हज़ार तो पैसे वाले लोग होंगे, फिर वो खरीदेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो गोल्ड कार्ड भी है वो भी शायद बहुत बिकेगा पाकिस्तान में। जो उनके एलीट है वो खरीद के रख लेंगे। मुझे लगता है आसिम मुनीर भी एक खरीद लेंगे थोड़ी देर में एक गोल्ड कार्ड। सो यस, देर इज डेफिनेटली दैट। बट मुझे लगता है कि देर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन द यूएस एंड इंडिया, जिसमें कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला जरूर है। देर इज समथिंग दैट हैज रियली अपसेट ट्रम्प। देखिए, पूरा ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के वक्त फोन किए थे उन्होंने, उसके बाद अभी तक नरेंद्र मोदी के साथ बात नहीं हुई। कनाडा के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडियन ओरिजिन की हैं, इंडिया में पैदा हुई थी। अनीता आनंद है उनका नाम। शी इज़ अ प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की। और उनकी जयशंकर से एक 10 दिन पहले बात भी हो चुकी है। एज सुन एज शी बिकेम फॉरेन मिनिस्टर शी कॉल्ड हिम आउट ऑफ कर्टसी। लेकिन उसके बावजूद कनाडा से अभी तक इनविटेशन नहीं आया। अब सवाल ये उठता है कि क्या खाली कनाडा ने उसको रोका है, या ट्रम्प की वजह से भी वो दबाव में आ गए। और आपने गौर नहीं किया होगा, ये जो डेलीगेशंस इंडिया ने भेजे उन्होंने कनाडा को नहीं भेजा। सो इंडिया इज ऑल्सो से दैट वी डोंट केयर। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे व्यू नहीं करते तो हम भी नहीं केयर करते। बट फॉर G7, मतलब देखिए, जापान और अमेरिका तो क्वाड के मेंबर्स है ना इंडिया के साथ। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर ने क्यों नहीं पूछा कारनी से, वाई इज इंडिया नॉट इनवाइटेड? 2019 से मोदी रेगुलर जा रहे हैं। और अगर आप पहले भी जाके देख लें, मनमोहन सिंह भी जाते थे G8 की मीटिंग्स जब होती थी। तो इस सेंचुरी में इंडिया हैज ऑलवेज अटेंडेड द G7 और G8 जब भी था वो। तो इंडिया के एलाइज इंडिया को एडवोकेट क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा मुझे प्रॉब्लम। देखिए आप, ड्यूरिंग द पहलगाम एपिसोड के बाद ऑपरेशन सिंदूर, जापान कहाँ था? आपने कुछ सुना जापान का बयान वगैरह? अभी जब इंडिया का डेलीगेशन गया तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको रिसीव किया। मतलब लूला ने नहीं मिला, मतलब ट्रम्प इज नॉट मीटिंग विद शशि थरूर, लेकिन जापान के। सो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि इस मुल्कों की पॉलिसीज मुझे इंडिया की तरफ समझ में नहीं आती। ऑस्ट्रेलिया ने भी कोई सीरियस इंडिया के सपोर्ट में बयान नहीं दिया। सो व्हाई आर दीज कंट्रीज नॉट एडवोकेटिंग फॉर इंडिया? ये बहुत बड़ा सीरियस सवाल है कि आप इतने सालों से इनके साथ डिप्लोमेसी कर रहे हैं, इतनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज इंडिया ने की हैं क्वाड को लेकर। सो देर इज समथिंग गोइंग ऑन आई थिंक विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। या तो जो ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे हैं उससे वो छिड़े हुए हैं, या देर समथिंग एल्स गोइंग ऑन जो अभी पब्लिक के सामने नहीं आया, एंड दैट विल कम आउट। बहुत सारे लोग अडानी का नाम लेते हैं कि वहाँ मोदी जी की नस दबा रखी है ट्रम्प ने, और जितना भी निचोड़ा जा सकता है निचोड़ने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। देखिए, अदानी की जो हैसियत है वो $68 बिलियन उनकी पैसे है। ठीक है, ही इज इंडिया का सेकेंड रिचेस्ट, दुनिया में टॉप 20 में आते हैं। इंडिया में अगर आप पूछें कि सबसे ज्यादा वो किससे डरते हैं, वो जॉर्ज सुरुज के पीछे पड़े हुए हैं। जॉर्ज सुरुज, जैसा कि जॉर्ज सुरुज इंडिया को नचा रहा है। जॉर्ज सुरुज की हैसियत सिर्फ $6 बिलियन की, राइट? अदानी उनसे 11 गुना बड़े हैं। तो अदानी क्यों नहीं कर सकते ये चीजें जो जॉर्ज सुरुज करते हैं? उस 10 गुना ज्यादा कर सकते हैं। वाइस जॉर्ज अदानी यहाँ पे ब्रुकिंग्स को खरीद लें आकर, बड़े बड़े जो थिंक टैंक्स हैं अमेरिका में उसको खरीद लें यहाँ पे। मुझे समझ में ही नहीं आता कि वाई डज अदानी नॉट हैव प्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस। जितना पैसा उनके पास है उतना इन्फ्लुएंस। अब अंबानी को देखिए आप। अंबानी वॉज इनवाइटेड फॉर द इनॉग्रेशन, आपने फोटोज देखे होंगे, दोनों मियाँ बीवी आए थे यहाँ पे। और लोग कह रहे हैं कि ही माइट बी एट एट G7 ऑल्सो। G7 में भी नजर आएंगे आपको। अंबानी को बुलाया जा रहा है। वो कंफर्म नहीं है बट देर इज अ न्यूज। सो ही इज यूजिंग हिज मनी। देखिए, आप अगर आपके पास 10,000 रुपये है और आपको लगा कि अरे 50 रुपये में मैं जो है सो एक लॉबिस्ट को, परमानेंट लॉबिस्ट रख सकता हूँ वॉशिंगटन में, तो 50 रुपये क्या है 10,000 रुपये वाले के लिए? तो उस तरह से ये अदानी कैन हैव दीज थिंग्स। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लॉजिक क्या चल रही है, व्हाई इज इट सच ए बिग प्रॉब्लम, यू नो। तो अब उसका कंस्पिरेसी थियरीज के रेल में चले जाते हैं, क्योंकि द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, जब मैं इंडिया आया था पिछले महीने, तो
जिन लोगों से बात किया वो कहने रहे कि भाई अदानी के पैसे नहीं है, वो मोदी के पैसे हैं। और इसलिए वो खामोश बैठे हुए हैं कि अगर वो सीज हो जाएं एसेट्स तो खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी का भी बहुत नुकसान हो सकता है। तो अदानी इज जस्ट ए फ्रंट कह रहे हैं, इसलिए ही इज नॉट वेरी एक्टिव। अब उसका आप ना तो हमारे पास सबूत है, और इंडिया जैसे बिल्कुल। इंडिया के पास कोई ईडी नाम की एजेंसी नहीं है ना जो ये इन्वेस्टिगेट कर सके कि इसमें बिल्कुल। कोई कनेक्शन है या नहीं। जी। जी, तो ये माना जाए कि ये जो पाकिस्तान पर मेहरबानी है ट्रम्प साहब की, वो दूर नहीं होने वाली। भले ही पाकिस्तान भारत कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी लॉबिंग कर ले, उनके इंटरेस्ट इतने करीब के हैं, इतने जुड़े हुए हैं कि वो उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। फाटा में जरूर कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ बैन वैन करना, रॉग स्टेट घोषित करना वगैरह वगैरह सब बकवास है। देखिए सर, आप जब इंडिया में लोग पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं और दे टॉक एज इफ इट इज नथिंग, लेकिन फिर आप उनके साथ 4 दिन के अंदर आप सीज फायर एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए, इंडिया की जो पोजीशन है पाकिस्तान की बड़ी अजीब है। किसी ने फोन करके जंग रोका है। हाँ, अब आप डिसाइड कर ले किसने फोन किया, या तो ट्रंप ने फोन किया या डीजीएमओ पाकिस्तान के फोन किए। तो इंडिया कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ट्रंप ने नहीं किया, पाकिस्तान के पास से एक फोन कॉल आ गया, हमने जंग रोक दी। अरे, ऐसा कैसा? आप तो 4 टुकड़े करने वाले थे, आप उनकी बलूचिस्तान को आप आज़ाद करने वाले थे, क्या हो गया वो सारा का सारा एजेंडा? सो इंडिया को जो धक्का लगा है वो हवाई जहाज़ों का, द कॉस्ट ऑफ द वॉर इज क्वाइट सीरियस, नॉट जस्ट इन फाइनेंस बट ऑल्सो प्रेस्टीज में लॉस हुआ है इंडिया का। तो ये, आई थिंक इंडिया शुड स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग पाकिस्तान एज ए नथिंग कंट्री, बिकॉज उन्होंने ना सिर्फ जंग में उन्होंने ड्रॉ कर लिया कह सकते हैं आप, यस उनके लॉसेस काफ़ी हुए हैं एयर बेसिस पर, बट डिप्लोमेटिक और नैरेटिव जंग वो जीत गए हैं। देखिए, इंडिया का इतना बुरा हाल है कि सीरिया लियोन गए हुए हैं, उस पर तो ट्रैवल बैन हम कर दिए हैं, लेकिन इंडिया के डेलीगेशन सीरिया लियोन जाके, क्या सीरिया लियोन की आपको उनकी क्या जरूरत पड़ गई इंडिया को? कोलंबिया की क्या जरूरत पड़ गई? गयाना की क्या? ये इतने छोटे छोटे मुल्क हैं मुकेश जी, आपके गुड़गांव के एक आध छोटे मोहल्ले के तरह है ये मुल्क इनकी, और उनकी जरूरत पड़ गई आपको कि आप उनके डेलीगेशन भेज रहे हैं। उसमें भी देखिए आप, पाकिस्तान है जस्ट सेलेक्टिवली, मतलब इंडिया इज नॉट रियलाइजिंग, पाकिस्तान ने 2 किस्म की डिप्लोमेसी की। एक, ये डेलीगेशन को भेज दिया इंपॉर्टेंट कंट्रीज को, जिसमें से यूरोपियन यूनियन, बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका। लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी काफ़ी लंबे ट्रिप मार चुकी हैं। वो तुर्की के ट्रिप मार चुके हैं, अजरबैजान का थैंक यू ट्रिप, उनका थैंक यू टूर था वो। फिर उसके बाद वो मिडल ईस्ट के टूर पे भी जा रहे हैं, और उसमें शायद आसिम मुनीर भी होंगे उनके। सो द पॉइंट इज दैट इंडिया इज अंडर एस्टिमेटिंग पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा। तो वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ लाइक सोमालिया या अफगानिस्तान, इट इज़ नॉट। अमेरिका के काफ़ी इंटरेस्ट हैं। ट्रंप ने खुद $400 बिलियन फॉरेन एड कैंसिल करने के बाद उसने $398 बिलियन पाकिस्तान को दिए फॉर अपग्रेडिंग द F-16। तो सो देर आर लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स आर हैपनिंग। और आपने देखा होगा पिछले 10 को ख़त्म हुआ ना ऑपरेशन सिंदूर, 9 तारीख से लेकर अभी तक पाकिस्तान के ऊपर सारे बैंक्स दुनिया के इतनी इनायतें कर रहे हैं। आईएमएफ ने 2 लोन्स पास कर दिए उसी दिन 9। सिर्फ इंडिया वाज द ओनली कंट्री जिसने एब्सटेन किया। आईएमएफ में आप नो वोट नहीं कर सकते, यू कैन आइदर वोट यस और एब्सटेन। सिर्फ इंडिया ने एब्सटेन किया। इंडिया के जो अच्छे दोस्त, करीबी दोस्त, फ्रांस, बर्तानिया, अमेरिका, सब ने यस वोट किया आईएमएफ में। इंडिया के लिए एक वोट नहीं मिला। वहाँ 2.4 बिलियन मिल गया। वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात की है इन पाकिस्तान, विच इज़ हैपनिंग इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक भी वहाँ जा रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अब पैसों की बारिश हो रही है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। तो सवाल ये नहीं उठता कि पाकिस्तान को बैन हो रहा है, सवाल ये उठता है कि मुसलसल इंडिया की डिप्लोमेसी की वजह से इंडिया डाउनग्रेड होते जा रहा है। और आपने गौर किया है कि अभी कोई मेजर ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई मेजर हेड ऑफ स्टेट का फोन तक नहीं आया। वरना इंडिया में तो दिवाली मनाते ना, एक मेलोनिया का अगर फोन आ जाता तो इंडिया में ऐसा जैसा कि 2 दिन छुट्टी बच्चों को स्कूल में दे देते फिर तो कुछ नहीं हो रहा है। सो द प्रॉब्लम ये हो गया है कि जो इंडिया का जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है वो ख़त्म हो गया। ना तो पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी हो रही है डिप्लोमेसी के ऊपर, ना तो पब्लिक स्फीयर में हो रही है।
और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इन्होंने ऑल पार्टी जो जो बनाया है, जिस तरह से ऑल पार्टी डेलीगेशंस को उसी पार्टीज के मर्जी के खिलाफ बना दिया। ठीक है, वो बंगाल की जो तृणमूल है उसके साथ झगड़ा, कांग्रेस के साथ झगड़ा। सो ये जो मकसद था टू शो कि इंडिया इज यूनाइटेड, वो भी वहां पे खराब हो गया। सो एंड और मीडिया कवर कर रहा है, दे आर कवरिंग दोज डिटेल्स। मीडिया में आपको शशि थरूर की स्पीचेस नहीं मिलेंगे आउटसाइड इंडिया। वेस्टर्न मीडिया में ये चीजें ज्यादा कवरेज हो रही है कि भाई देयर इज अ टेंशन गोइंग ऑन बिटवीन द पार्टीज। सो मतलब नैरेटिव आई थिंक पाकिस्तान जीत गया है। जी, देखिए आप लोग समझ नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कितने व्यस्त हैं, अभी कई राज्यों में चुनाव होने हैं। जी उनको देखें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखें, कूटनीति को देखें, उसके लिए जयशंकर हैं, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं। तो चुनाव मोदी जी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है इन सब चीजों के मुकाबले, तो इसलिए उनका फोकस वहां है। हाँ, मतलब बिहार के लिए वो जो क्या कहते हैं तिरंगा यात्रा एक शुरू हुई है ना, वो डोमेस्टिक, तो दैट इज, देशभर में तिरंगा यात्रा हाँ हुई, हाँ, तो दैट तो इज, देश पूरे में लगे हैं। मतलब दैट इज अ कैंपेन है वो, मतलब पॉलिटिकल जी, कैंपेन ही है। मतलब आई थिंक बिल्कुल। व्हाट इंडिया नीड्स इज, इंडिया नीड्स एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो पार्लियामेंट बेस्ड हो, ऑल पार्टी के। पिछले 5 साल में जो इंडिया ने डॉक्टर जयशंकर के अंडर जो डिप्लोमेसी की है, क्या वो इंडिया के इंटरेस्ट आगे बढ़ाई है, या क्या मोदी का इमेज ग्लोबल उन्होंने। और जो बयानात डॉक्टर जयशंकर देते थे बहुत ही एरोगेंट किस्म के यूरोप वगैरह में, जो इंडिया में काफ़ी मतलब अप्रिशिएट किया जाता है ना, वो आपने देखा होगा जो यूट्यूब चैनल पे आता आता है कि थप्पड़ मार दिया, ये कर दिया, इस तरह के टाइटल, वो इस तरह से जयशंकर हैज स्लैप्ड यूरोपियन यूनियन। हाँ, फिर यूरोपियन यूनियन को डेलीगेशन क्यों भेज रहे हो भाई, अगर आपको उनकी खुशनुदी चाहिए ना, यही चाहिए। सो आई थिंक देयर हैज़ टू बी एन इंक्वायरी, बिकॉज आई थिंक मैंने इसके ऊपर एक तफसीलन आर्टिकल भी लिखा कि क्या मोदी की डिप्लोमेसी हैज़ हार्म्ड इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, कि जो जो फोकस इन लोगों का वही रहा। देखिए, पिछली ट्रिप देख लीजिए, उनकी लास्ट फॉरेन ट्रिप मेरे ख्याल से फ्रांस को हुई थी, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में अमेरिका और चाइना डोमिनेट कर रहे, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू डू समथिंग कि हम भी कुछ कर लें। फ्रांस के साथ इंडिया वॉज द जॉइंट होस्ट, आपने याद करें, इंडिया वॉज द को होस्ट। फ्रांस को 109 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स मिले उस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, इंडिया को एक पैसा भी नहीं आया। इंडिया के लिए क्या था कि मैक्रोन रेड कारपेट पे आके एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी जी को रिसीव करने आए, बस दैट इज इट। और को होस्ट के हैसियत से ना तो आप एजेंडा सेट कर सके, ना आपको कुछ वो 109 में एटलीस्ट 9 इंडिया को दे देते बिलियन डॉलर, और फ्रांस को 100 दे देते, तो कोई इंक्वायरी नहीं, कोई सवाल और जवाब नहीं, कुछ नहीं। और मोदी जी ने जो एआई का मतलब समझाया, जी वो तो हाँ। अद्भुत ही था। जी हाँ, मतलब ही वॉज एक्सप्लेनिंग द एआई और डीप फेक की भी बात कर रहे थे उस स्पीच में, मुझे याद है, मैंने पूरी तकरीर वो सुनी थी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि द इंडियन मीडिया सिर्फ इस बात को कवर की उसमें कि मैक्रोन रेड कारपेट पे जाके मोदी जी को रिसीव किए, लेकिन उसमें कोई डिस्कशन नहीं था कि इंडिया को क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट्स आए। भाई, फ्रांस में उतने क्या कहनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट्स नहीं है जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनीज हैं इंडिया में। एक इंडिया की कंपनी है कॉल इनवीडियो, अगर जी, आप उसको कभी देखें फुर्सत से, आप डर जाएंगे। वो हमसे अच्छे यूट्यूब वीडियोस बना सकता है 1 घंटे के अंदर या 10-15 मिनट के अंदर, अगर आप खाली कंटेंट दे दें, दे विल मेक अ फुल वीडियो विद वीडियोस वगैरह। सो इन वीडियो इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई कंपनी इन इंडिया। तो ऐसे टैलेंट तो है इंडिया में, बट द पॉइंट इज कि वहाँ पे फ्रांस में हम गए, लेकिन हमारा कुछ मुल्क का फायदा नहीं हुआ, मोदी जी को डोमेस्टिक फायदा हुआ दुनिया में। यहाँ पे अमेरिका में किसी को फिक्र नहीं है कि मैक्रोन, हु केयर्स अबाउट मैक्रोन टू बिगिन विद, कि फिर वो जाके नरेंद्र मोदी को रेड कारपेट पे रिसीव किया। सो इंडिया की अक्रॉस द बोर्ड इनफेक्टिव डिप्लोमेसी है। देखिए, आपने जो सवाल पूछा, मुझे आई वॉज वेरी सरप्राइज कि आपने पाकिस्तान का जिक्र निकाला ट्रैवल बैन में, मेरे रेडार पे ही नहीं है पाकिस्तान।
और मैं तो ये दिन भर करता हूँ, मतलब इसके खिलाफ मैंने कांग्रेस के खिलाफ एक्शंस लेते हैं, हमारे जो सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स हैं वी वर्क ऑन इट, हमारे स्टूडेंट्स पे असर हो रहा है, मेरे खुद जो प्रोजेक्ट है स्टेट डिपार्टमेंट का उस पर डायरेक्ट असर हो सकता है, राइट? तो बट इट हैड नेवर अकर्ड टू मी कि पाकिस्तान वाज नॉट नेवर ऑन दैट एजेंडा, बट इंडिया इज थिंकिंग इट इज ऑन द एजेंडा। तो ठीक है, आपने क्या किया ये बताएं ना मुझे, व्हाट हैव यू अचीव्ड इन योर डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी? एक चीज जो इंडिया ने अचीव की थी वो डी हाइफनेशन था। डी हाइफनेशन वॉज, यू कुड से कि ठीक है डॉक्टर जयशंकर और उनसे पहले जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स थे प्रणब मुखर्जी वगैरह, दे हैड स्टार्टेड कि इंडिया को पाकिस्तान के लेंस से ना देखे, अब इंडिया को चाइना के लेंस से देखा जाता है, इंडिया को सिर्फ इंडिया के लेंस से देखना चाहिए। तो डी हाइफनेशन वो अब सारा का सारा ट्रंप ने खत्म कर दिया ऑपरेशन, और इंडिया ने खुद खत्म किया। देखिए ये जो 7 ग्रुप्स जो भेजे ना इंडिया ने तकरीबन 33 कंट्रीज को, ये दिन भर क्या बात करते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान तो खुद आप रीहाइफनेशन कर रहे हैं, आप उल्टा हो गया है। सो दे आर गोइंग एंड टॉकिंग। और आपको मैं ये बता दूं कि अगर मैं जब बॉम्बे आया था पहली बार पढ़ने के लिए एमबीए करने, तो मैंने एक क्रेडिट कार्ड पे सर्वे किया था, तो मुझे एक हैरत हुई थी। मैं अपने आप को बहुत ज़बरदस्त इंटेलिजेंट समझता था, हैदराबाद में मेरे साथ इंटेलिजेंट आदमी, जब बॉम्बे आया तो आई रियलाइज कि हर कंपनी में एक ना एक ब्रिलियंट बंदा जरूर है वरना वो कंपनी चलती नहीं है। सो देर आर वेरी, हर कंपनी में देर हैज टू बी एटलीस्ट वन स्मार्ट गाय, वरना वो फ्लॉप हो जाएगा। तो हर कंट्री में भी ऐसे ही स्मार्ट लोग तो होते ही होंगे ना। तो अब ये जाके कोलंबिया के फॉरेन मिनिस्टर को इन्होंने प्रेजेंटेशन किया, तो वो कोलंबिया का फॉरेन मिनिस्टर अपने किसी एक स्मार्ट बंदे से पूछता है व्हाट इज दिस कश्मीर इश्यू। तो अब उसको नहीं पता था, अब उसको ब्रीफ मिल जाएगी, उसका वो जो स्मार्ट बंदा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना हर मुल्क में, वो जाके रिसर्च करेगा, वो जाके चैट जीपीटी में करेगा गिव मी ए 3 पेज समरी ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन कश्मीर, और फिर वो अपने, तो उल्टा इंडिया ने जाके ये मुद्दे को इंटरनेशनलाइज कर दिया, कश्मीर को भी इंटरनेशनलाइज कर दिया और पाकिस्तान के साथ रीहाइफनेशन कर दिया है इंडिया को। तो दैट इज अ वेरी स्ट्रेंज, आई डोंट थिंक इट इज अ स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी, इसका कुछ इफेक्टिवनेस नहीं होगा। तो जो बयानात आते थे आपने देखा होगा यूएस के और इंडिया के जो जॉइंट, खासतौर से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की निंदा जरूर होती थी, हर स्टेटमेंट में आप जाके देखें तो पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाता था, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और सबको पता होता था कि दिस इज, इंडिया ने इंसर्ट किया इंक्लूडिंग G20 के स्टेटमेंट्स में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की कंडेमनेशन। तो दोज वेर अचीवमेंट्स ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब वो सारा का सारा मेरे ख्याल से वी हैव लॉस्ट इट। बिल्कुल। और ये सूची इस बात का एक संकेत दे रही है, ट्रम्प की सूची भारत को, कि वो जो एफर्ट कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ वो रंग नहीं ला रहा है। इसका मतलब ये निकाला जाना चाहिए। जी हाँ, और दूसरे मुल्क भी, मतलब यूरोपियन यूनियन वगैरह, अमेरिका में कश्मीर की कवरेज तो काफ़ी हुई थी 2019 में, उसके बाद जब भी कुछ होता है कवरेज होती है, लेकिन प्रो कश्मीर जितना यूरोप है उतना अमेरिका नहीं है, मतलब दे आर नॉट इनटू इट कश्मीर। लेकिन यूरोप में बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर से बरतानिया में तो लॉबी भी बहुत ज़्यादा है उनकी। तकरीबन बरतानिया में तकरीबन 3 मिलियन के करीब मुसलमान हैं, जिसमें से 2 मिलियन पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी 80% एक ही जगह से आते हैं, वो मीरपुर कश्मीर से आते हैं। तो ऑल द ब्रिटिश पाकिस्तानी जितने भी है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर कश्मीरी पाकिस्तानीज, और वो काफ़ी स्ट्रांगली एडवोकेट। ये इंडिया में लोग समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर वाले लोग इंडिया ज्वाइन करना चाहते नहीं, अगर आप उनको बरतानिया में देख लें दे आर वेरी स्ट्रांग एडवोकेट्स फॉर कश्मीर। और जो ब्रिटेन में पैदा हुए हैं कश्मीरी पाकिस्तानीज, दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग पाकिस्तान, उनको इंडिपेंडेंस का वो जो थर्ड ऑप्शन वाला है उसके वो एडवोकेट्स हैं वेरी स्ट्रांगली। सो यूरोप में आई थिंक अभी भी देर इज सम कंस्टिट्यूएंसी विच विल सी पाकिस्तान एज सिंपैथेटिक। और ये जो इंडिया ने ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो शुरू किया है ना सर, के दूसरे मुल्कों में जाके मारना, आई एम श्योर के जितने भी नेटो एलाइज है उनके साथ अमेरिका ने गुरपतवान सिंह पन्नो का केस की सारी इंटेलिजेंस शेयर कर ली है। सो दीज कंट्रीज ऑल्सो नो कि अब इंडिया भी इस तरह की चीज़ें करता है। देखिए ईरान ने, उसके जो डिसिडेंट्स थे जो भाग के चले गए थे ईरान से 79 के बाद, तो ईरान ने एक सीरीज ऑफ अटैक्स किया जिसमें अमेरिका में यूरोप में सारों को मार डाला।
उनको असैसिनेट कर दिया। तो उसके बाद ईरान के खिलाफ बहुत नेगेटिव व्यूज बन गए और अभी तक वो गए नहीं। मतलब अगर हार्वर्ड को कंडेम करना है तो कहिए कि हार्वर्ड सपोर्ट्स ईरान बैक्ड, और हमास को ईरान बैक्ड करते हैं टू ऑटोमेटिकली नेगेटिव अटैचमेंट करने के लिए। तो ईरान बिकेम ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर बिकॉज दे किल्ड इरानियंस इन अमेरिका एंड यूरोप हु वेर वेस्टर्न सिटीजन्स। इंडिया ने एग्जैक्टली वही चीज की, कनाडा में, अमेरिका में भी कोशिश की, पाकिस्तान में भी किया इंडिया ने। और बड़े फखर से कहते हैं ना कि हम, जब नरेंद्र मोदी कहते हैं हम घर घुस के मारेंगे, ही इज टॉकिंग अबाउट दिस, ये किलिंग्स की भी बात कर रहे हैं, स्ट्राइक्स की भी बात कर रहे हैं, इसकी भी बात कर रहे हैं। तो ये तो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को ब्रीफिंग में मिल जाता कि ये चीज़ें हो रही है। सो आई थिंक इंडिया नाउ विथ इट्स इन्वॉल्वमेंट इन बलूचिस्तान एंड इट्स इन्वॉल्वमेंट इन पाकिस्तान एंड कनाडा एंड यूएस, जर्मनी ने भी इंडिया के सारे कई डिप्लोमेट्स को वापस कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है। तो ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज में आई थिंक दे आर नाउ लुकिंग एट दिस, ये जो लफ्ज यूज करते हैं ना, मिलिटेंट या मैस्कुलिन फॉरेन पॉलिसी, अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, दे सी दैट एज नॉट ए गुड थिंग। इंडिया में दे माइट थिंक कि ये 56 इंच का इंच का सीना, ये वो दादागिरी वाली बातें इंडिया में डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बेहतर होगा, लेकिन आई डोंट थिंक द वेस्टर्न कंट्रीज सी दैट। तो इंडिया की काउंटर टेररिज्म मैसेज विल बिकम वीक if they are also seen doing certain things which are similar. बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुक्तदर, इस बातचीत के लिए आपने वक्त निकाला। Thank you, sir. धन्यवाद। Thank you very much. धन्यवाद। Bye. नमस्कार।